वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले सीरीज़ में हमने फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रेशियोज़ को कवर करते हुए रेशियो एनालिसिस के 6 पार्ट को ख़त्म किया और सारे पार्ट्स में हमने अलग-अलग तरह के अकाउंटिंग रेशियोज़ को देखे। अब हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम फाइनेंशियल रेशियोज़ के परफॉर्मेंस एनालिसिस मेजर्स देखेंगे कि कैसे आप किसी स्टॉक, किसी फंड के परफॉर्मेंस को एनालाइज़ कर सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल रेशियोज़ को यूज़ करके। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो पहला जो रेशियो हम आज देखेंगे वो होगा शार्प रेशियो। तो बिना वक्त ज़ाया किए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं और आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, शार्प रेशियो की टेक्निकलिटी पढ़ने से पहले आइए इसकी कुछ ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। शार्प रेशियो को प्रोपाउंड करने वाले थे विलियम एफ शार्प। विलियम एफ यानी कि फॉर्सिथ शार्प। विलियम फॉर्सिथ शार्प इनका नाम था जिन्होंने ये रेशियो दिया था और ये रेशियो मेरे ख्याल से 1960s में आया था। 1965-69 के आसपास में ये रेशियो उन्होंने प्रपोंड किया था। 1950s के समय फाइनेंस के वर्ल्ड में, मेनली अमेरिका में, जो जहाँ पे फाइनेंशियल वर्ल्ड ज़्यादा डेवलप था, वहाँ पे ऐसा कोई रेशियो नहीं था जिनसे रिस्क रिटर्न एनालिसिस कर सकें, परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकें। तो ऐसे में विलियम एफ शार्प ने कुछ रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने एक रेशियो निकाल के दिया जिसका नाम पड़ा शार्प रेशियो। विलियम एफ शार्प के बारे में कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें, बहुत ही फेमस चीज़ें ये हैं, बहुत ही ताज्जुब वाली चीज़ें ये हैं कि इनको सबसे पहले बात तो ये कि इनको 1990 में नोबेल दिया गया था। 1990 में इनको नोबेल मिला। उसके बाद ये CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के वन ऑफ द फाउंडर कहे जाते हैं। और इसके अलावा जो सबसे गौरवान्वित करने वाली बात ये है, प्राउड वाली बात ये है कि फ्रांस में एक स्कॉलर हैं, खुद में बहुत बड़े स्कॉलर हैं, हैरी मार्कोविट्ज। इनकी थियरीज, इनके मॉडल पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में काफी ज्यादा यूज होती है। तो हैरी मार्कोविट्ज के डॉक्टोरल गाइड थे विलियम शार्प, यानी कि इनके PhD के सुपरवाइजर, डॉक्टोरल गाइड हैं, वो थे विलियम शार्प। यानी कि आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा स्कॉलर है फाइनेंशियल वर्ल्ड में, सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के वर्ल्ड में, जो खुद एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, इतना बड़ा ऑथर है, उनके भी जो गाइड होंगे वो कितने बड़े होंगे। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे आप वॉरेन बफेट को मानते हो और आप ये जान जाएं कि वॉरेन बफेट के भी गुरु यानी कि बेंजामिन ग्राहम वो कितने बड़े शख्सियत होंगे यदि वॉरेन बफेट खुद इतनी बड़ी। तो बिल्कुल इसी तरह की बात है कि हैरी मार्कोविट्ज के भी गाइड थे विलियम एफ शार्प साहब। तो ये थी उसकी कुछ ब्रीफ हिस्ट्री और इस हिस्ट्री को जानने के बाद हम चलते हैं ये समझने कि टेक्निकली शार्प रेशियो क्या होता है। तो दोस्तों, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो शार्प रेशियो का फॉर्मूला होता है और हम फॉर्मूले के बाद उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहता है, वो फॉर्मूला कहता क्या। इसका फॉर्मूला होता है RX माइनस RF डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, वेयर RX denotes expected portfolio return, expected portfolio return. RF denotes risk-free rate, risk-free rate of return, and standard deviation of X denotes total risk associated. दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, इस बारे में, स्टैंडर्ड डेविएशन के मेजर के बारे में हमने पिछले भी अपने वीडियोस में बात किया है और हम ये बता चुके हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोट करता है टोटल रिस्क को। इसको आप बाद में दो रिस्क में डिवाइड कर सकते हैं, एक सिस्टमेटिक और एक अनसिस्टमेटिक।
और सिस्टमेटिक रिस्क का मेजर है बीटा, उस पे हम आगे भी बात करेंगे। तो शार्प रेशियो इज द मेजर ऑफ एक्सेस रिटर्न डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। इसीलिए इसको एक नाम और दिया जाता है जो जो कि इसकी डेफिनेशन भी कह सकते हैं और इसकी डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं। उसको कहते हैं रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी। शार्प रेशियो इज द रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी रेशियो, रिवॉर्ड डिवाइडेड बाय वेरिएबिलिटी। रिवॉर्ड इन द सेंस कि आपने रिस्क फ्री रेट के ऊपर कितना पैसा कमाया। एक तो आप रिटर्न जो कमा रहे हैं वो तो कमा ही रहे हैं, लेकिन ये रिटर्न आपके रिस्क फ्री रेट के से कितना ज्यादा है। क्योंकि यदि आपके पास एक कॉर्पस है, एक फंड है, तो इस फंड को आप दो जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक रिस्क फ्री एसेट्स में, जैसे कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हो गए। एक आप इसको रिस्क फ्री एसेट्स में लगा सकते हैं, और आप इसको कैपिटल मार्केट में भी लगा सकते हैं। कैपिटल मार्केट इन द सेंस आप इसको स्टॉक में या फिर म्यूचुअल फंड्स वगैरह में भी लगा सकते हैं। तो हम इस पढ़ के चलते हैं कि आप इसको कैपिटल मार्केट में भी लगा सकते हैं, चाहे वो स्टॉक हो या फिर म्यूचुअल फंड हो। तो अगर आपको रिस्क फ्री रेट मतलब यहाँ पे जब आप ऐसा लगाएंगे तो बिना रिस्क के आपको कुछ रिटर्न मिल जाएगा, सपोज ए। और कैपिटल मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको कुछ रिस्क के साथ रिटर्न मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली रिस्क फ्री वाले से ज्यादा होगा, और वो होगा बी। कभी कभी ये कम भी हो सकता है। तो इन दोनों के बीच का गैप ही एक्सेस है कि इसने बी ने ए से कितना ज्यादा कमाया है, एंड दैट इज आर एक्स माइनस आर एफ। Your expected return is how much greater than the risk-free rate that is already available to a know-nothing investor. कोई एक ना जानने वाला इन्वेस्टर जो नॉर्मली बैंक वगैरह में, एफडीज में या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है जहां पे कोई रिस्क नहीं है, तो उसको भी एक निश्चित रिटर्न मिल रहा है। तो आप उससे ज्यादा कितना कमा रहे हैं, दैट इज योर एक्सेस रिटर्न। और जब आप उस एक्सेस को, उस रिवॉर्ड को वेरिएबिलिटी यानी कि उस रिटर्न में कितना वेरिएशन है उससे आप डिवाइड कर देते हैं, तो जो आपके पास निकल के आता है वो है शार्प रेशियो। तो आई होप पिक्चर थोड़ी क्लियर हो रही होगी। शार्प रेशियो में जो नीचे वेरिएबिलिटी है वो टोटल रिस्क का डिनोटर है, वो टोटल रिस्क को डिनोट करता है, ये आपके टोटल रिस्क को बताता है। आरएक्स एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न को बताता है। और ये एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न आप कैसे निकालेंगे? एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न मेनली एवरेज होता है। ये बात बहुत ही समझने वाली चीज कि एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न जो है वो मेनली एवरेज होता है। जैसे आपको किसी का एनालिसिस करना है, किसी फंड का एनालिसिस करना है, तो आप उसके एक साल का रिटर्न निकाल लीजिए, और उसके एक साल का जो एवरेज आएगा वही उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न आपके रिस्क फ्री रेट से कितना ज्यादा है या कम है, दैट इज योर एक्सेस। तो शार्प रेशियो इज इक्वल टू Rx minus Rf divided by standard deviation of X. That is expected portfolio return deducted by risk-free rate divided by standard deviation of the portfolio. So ये थी शार्प रेशियो की टेक्निकलिटी और इंटरप्रिटेशन। और इसको कैलकुलेट कैसे करें, और एक्सेल पे जो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, और आई होप कि आप वहां पे इसको अच्छे से सीख पाएंगे। तो इसके लिए चलते हैं अपने एक्सेल शीट पर। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपनी एक्सेल शीट पर, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने दो चीजें हैं, एक है डेट और दूसरा है डेटा। डेटा है आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन का, और उसकी एनएवी है मंथली। ये डेटा मैंने अपने एक रिसर्च पेपर से लिया है, वहां पे मैंने 30 अलग अलग स्कीम्स का एनालिसिस किया है, और उसी में से कुछ एक सैंपल डेटा मैं आपके लिए शार्प रेशियो के कैलकुलेशन को दिखाने के लिए लेके आया हूं। तो ये डेटा पे आप ध्यान दीजिए, ये मंथली डेटा है। हर मंथ की क्लोजिंग एनएवी यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, हर मंथ की क्लोजिंग एनएवी यहाँ पे लिखी हुई है। तो इससे आपको ये देखने में आसानी हो जाएगा कि पूरे साल भर में एनएवी किस तरह मूव किया है। ये डेटा 2020 का है, जनवरी 2020 से दिसंबर
20 तक का। और ये एनालिसिस मेरे रिसर्च पेपर में इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि द ऑब्जेक्टिव वाज टू जज दैट हाउ द म्यूचुअल फंड्स हैव परफॉर्म इन द कोरोना क्राइसिस। तो उस पे हम नहीं जाएंगे, बात यहाँ पे सिर्फ शार्प रेशियो की। तो सबसे पहले जो काम हमको करना है वो है कि मान लीजिए यही आपका एसेट है, इसी की आपको कैलकुलेशन करनी है, इसी की आपको रिटर्न एनालिसिस करनी है। तो रिटर्न एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले आपके पास रिटर्न होना चाहिए। और रिटर्न मैंने पिछले भी वीडियोस में बात किया है कि रिटर्न इज ओनली फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। सो फाइनल एनएवी माइनस इनिशियल एनएवी divided by initial NAV again multiplied by 100। और when you multiplied by 100 तो आपका रिजल्ट परसेंटेज टर्म्स में आता है, यानी कि 2.00 समथिंग परसेंट। अब इसी फॉर्मूले को आप यहां से यहां तक ड्रैग कर लीजिए और ड्रैग करने के बाद आपका हर महीने का रिटर्न आ गया। नेक्स्ट स्टेप है आपको शार्प रेशियो के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आर एक्स कैलकुलेट करना है। दिस इज रिटर्न, दिस इज योर रिटर्न। तो आपको आर एक्स कैलकुलेट करना है। आर एक्स कैलकुलेट करने के लिए अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, आर एक्स मीन्स एवरेज, यानी कि आपको एवरेज कैलकुलेट करना है। तो एवरेज ही आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बनेगा, एवरेज ही आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बनेगा। दैट विल बी योर आर एक्स। तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली एक फंक्शन यूज कर सकते हैं, एवरेज फंक्शन यूज कर सकते हैं, और एवरेज फंक्शन को यूज करके आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आप पूरा रिटर्न सिलेक्ट कर लीजिए और आपका एवरेज रिटर्न ही आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, यानी कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ रहा है समथिंग 1.92117%। दैट इज योर आर एक्स, ये आपका आर एक्स हो गया। नाउ कमिंग टू आर एफ, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना लेना है। तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आप गवर्नमेंट बॉन्ड से ले सकते हैं, आप बैंक एफडी से ले सकते हैं, आप पीएफ से ले सकते हैं, आप किसी भी ऐसे रिस्क फ्री एसेट से ले सकते हैं जहां पे फिक्स्ड इनकम रिटर्न आता हो। तो मैंने अपने पेपर में 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड लिया था, तो उसका डेटा है मेरे पास। 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड का ये डेटा है जो कि पूरे 1 साल का डेटा है। दिसंबर, इसको हटा देते हैं, दिसंबर 2020 तक का डेटा है, और ये शुरू होता है पूरा डेटा जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020 तक की 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड यानी कि रिटर्न है मेरे पास। तो अगेन आपको आर एफ चाहिए, यानी कि आपको एक रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। तो आप इस पूरे साल का जो ये रिटर्न आपको दिख रहा है, जो यील्ड आपको दिख रही है, इसका एवरेज निकाल लीजिए, वही आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होगा। आपका डेटा पीरियड 2020 का है, आपकी एनएवी भी 2020 की थी, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। और आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो कि 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड है, उसका भी डेटा आपके पास 1 जनवरी 20 से 31 दिसंबर 20 तक का है। और आप एक रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए उसका एवरेज निकाल लीजिए। ये सब डेटा आपको कैलकुलेट करने से पहले कलेक्ट करना पड़ेगा। तो एनएवी आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट, एमफी के वेबसाइट से कलेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड का भी डेटा आपको आसानी से मिलेगा, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। ये आपका पूरा एक बार में सिलेक्ट हो गया, और आप जब इसका एवरेज निकालेंगे तो ये आपके पास एवरेज निकलता है 6.077, यानी कि 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड का 1 साल के रिटर्न का यील्ड का एवरेज है 6.07 समथिंग परसेंट। इसको आप 6.1% या 6% भी सिंपली लिख सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, अभी मैंने बताया था कि ये जो डेटा है ये आपका मंथली डेटा है, और आपने जो ये रिटर्न कैलकुलेट किया है ये भी आपने मंथली कैलकुलेट किया। तो आपका जो ये रिस्क फ्री रेट आना चाहिए वो भी मंथली आना चाहिए। ये जो आपने एवरेज निकाला है, ये एवरेज क्या हुआ आपका, एवरेज मंथली रिटर्न आया। ये आया आपका एवरेज मंथली रिटर्न, ये आपका एवरेज मंथली रिटर्न आ रहा है जिसको आप आर एक्स ले रहे हैं। और इसीलिए 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड में भी ये जो 6 आया है ये एवरेज नहीं है, ये ये पूरे साल भर का एवरेज है, यानी कि 1 साल में एवरेज जितना निकल के आया, और ये ईयरली डेटा था। तो आपको इसको मंथली में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि हर महीने कितना निकल के आया है। तो हर महीने का निकालने के लिए आपको इसको 12 से डिवाइड करना होगा। तो हम कर देते हैं,
और आपका निकल के आएगा 0.5, यानी कि आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 0.5%। Now this 0.5 is interpreting that your risk free rate of return per month average is 0.5, and RS is denoting that your per month average of portfolio return is 1.92 something percent. तो आपके पास अब RX है, आपके पास अब RF है। नाउ यू नीड स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ यू नीड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप सिंपली एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस पे भी हमने इसके कैलकुलेशन को भी हमने पिछले वीडियोस में समझाया। आप stdv.s और stdv.va में से कोई भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंस इज सेट ऑफ लॉजिकल वैल्यूज, तो लॉजिकल वैल्यूज तो यहाँ ही नहीं, तो हम इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन इन रिटर्न्स का निकालना है कि ये रिटर्न कितना डेविएट करते हैं। हियर वी गो, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 10.776। अब एक थोड़ी सी अलग चीज हम आपको बताएं, एक ऑब्जर्वेशन है कि कई वेबसाइट्स पे जो आप सर्च करेंगे, क्योंकि मैंने काम किया है तो मुझे पता है कि इस शार्प रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 स्टेप और वो बढ़ा के बताते हैं कुछ वेबसाइट। एक आपसे कहते हैं कि आप ये जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपने लिया है उसको आप हर महीने के रिटर्न से माइनस कीजिए, उसको आप हर महीने के रिटर्न से माइनस कीजिए। इस तरह का एक कॉलम बनाइए और एक एक्सेस, हर महीने में कितना एक्सेस आया है उसको आप कैलकुलेट कीजिए। तो एक्सेस इज इक्वल टू क्या आपका एसेट कितना कमाता है माइनस आपका रिस्क फ्री एसेट कितना कमाता है, यानी आपने इतना एक्सेस कमाया है रिस्क फ्री रेट से। इसी फॉर्मूले से आप हर महीने में कितना एक्सेस कमाएंगे ये निकाल लीजिए। और इसके बाद वो कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा वो इस एक्सेस का निकलेगा, ना कि इस पोर्टफोलियो रिटर्न का, ना कि इस पोर्टफोलियो रिटर्न का नहीं, इस एक्सेस का आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। तो भाई देखिए बात ये है कि जब आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न सेम है, हर महीने के लिए हम सेम लेके चल रहे हैं, तो हमको फिर इन दोनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद जब हम एक्सेस का भी अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन वही आएगा, एंड आई एम शोइंग इट टू यू, इज इक्वल टू यहाँ पे एसटीडी वीए ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि दोनों में सेम आता है वीए कि नहीं आता। तो देखा दोस्तों आपने, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डेविएशन वही आ रहा है जो यहाँ पे आ रहा था, यानी कि आपको इस एक्सेस के स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस रिटर्न का भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। अब जाहिर सी बात है जब इसमें से हम कंसिस्टेंट चीज माइनस कर रहे हैं, कंसिस्टेंट नंबर माइनस कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही डेटा का सेम आएगा। लेकिन वो ऐसा करते हैं, वेबसाइट्स पे ऐसा बताते हैं, लेकिन हमको ऐसा लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हर महीने के लिए सेम है। अगर ये वेरिएट करता, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हम वेरिएबल लेके चलते, अलग-अलग लेके चलते, तो हमको फिर एक्सेस का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन यहाँ पे हमको इस केस में ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम हटा दें। और एक बात ध्यान देने वाली, जो बॉन्ड के टर्म्स में जो मैंने कैलकुलेशन की है कि मैंने बॉन्ड का भी ऐसे निकाल के दिखाया है, ये भी इतना कंसर्न वाली चीज अक्सर रिसर्चर्स नहीं लेते हैं। और वो बॉन्ड में भी पर एनम का यील्ड देख लेते हैं। जैसे 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड का पर एनम यील्ड कितना है, तो अप्रोक्सीमेटली 6% के आसपास है। तो उस 6% को वो पर मंथ में कन्वर्ट कर देंगे, इसी तरह जैसे मैंने किया था 6/12 करके, तो उनका भी यही 0.5 आ जाएगा। तो उसमें भी इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। नाउ यू हैव RX, यू हैव RF, यू हैव स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे पास पोर्टफोलियो का, हमारे पास एसेट का, हमारे पास अगर आपको स्टॉक का करना चाह रहे हैं तो उस स्टॉक का RX है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब आप शार्प रेशियो बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनली हम देखते हैं कि शार्प रेशियो क्या निकल के आता है। SHARPE, शार्प रेशियो। क्या करना है हमको? हमको करना ये है कि RX माइनस, ब्रैकेट हमें लगाना जरूरी है, ब्रैकेट लगा लेते हैं, RX माइनस RF दैट इज 0.5
divided by standard deviation of x, that is standard deviation of portfolio or asset. And here is the Sharpe ratio 0.1388. नाउ अब इस शार्प रेशियो की इंटरप्रिटेशन, और हम इसको इंटरप्रेट इस तरह करेंगे कि देखिए शार्प रेशियो के कुछ ब्रैकेट्स हैं. इफ शार्प रेशियो इज ग्रेटर देन 1 देन इट इज एक्सेप्टेबल बट नॉट गुड, 2 गुड एंड अबव 3 वेरी गुड, एक्सेलेंट. तो ये तो ना तो एक्सेप्टेबल है, ना तो गुड, ना तो एक्सेलेंट, ये है बिलो 1. और शार्प रेशियो बिलो 1 इज कंसिडर्ड बैड. और ये पोर्टफोलियो बैड रिटर्न, बैड शार्प इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है कोरोना क्राइसिस में रिटर्न्स काफ़ी अच्छे नहीं आए हैं और एनएवी ने भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ नहीं दिखाया है. 813 के एनएवी साल के एंड में 952 होती है, 125 के आसपास कुछ ग्रोथ है, 125 पॉइंट्स की कुछ ग्रोथ है. तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ ये नहीं है पूरे एक साल के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इसीलिए जो शार्प रेशियो है इस फंड का वो ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है. इसी तरह आप कई सारे फंड्स का कर सकते हैं. मैंने कुल 30 फंड्स का अपने रिसर्च पेपर में निकाला था शार्प, और इसके अलावा भी कई उसमें मेजर्स निकाले हैं, जैसे कि ट्रेनर हो गया, जेनसन अल्फा हो गया, वो सब भी हम आपको करके दिखाएंगे. तो आप इस चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, फाइनेंशियल एनालिसिस को बढ़ाते रहिए, और हमारे सपोर्ट करिए, हमें कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इन केस यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क अस. तो आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.